आज हम लोग अब पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इसके बैकग्राउंड को पढ़ेंगे, भूमिका को पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके परिचय को पढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र शुरू करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को नोटेट करना होगा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको समझना जरूरी होता है अर्थशास्त्र के लिए। और वैसे भी ये जो चैप्टर जो ये आपका सेक्शन है, जो खंड है पूरे सामाजिक विज्ञान का, जिसमें पॉलिटी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, हिस्ट्री आएगा, है ना। इस तरीके से इन सभी चीज़ों को समझने के लिए ज्योग्राफी भी आएगा। तो इन सारी चीज़ों में अर्थशास्त्र जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये डिफिकल्ट तब तक है जब तक कि आप इन सारी चीज़ों को एक एक शब्द को नहीं समझ लेते हैं। अगर आप समझ जाएंगे ना तो इससे आसान कुछ नहीं है ना। अब हम आपको बताएंगे अर्थशास्त्र, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी क्या उत्पत्ति हुई, है ना, किन किन सिद्धांतों पे ये कार्य करता है ना। और चूंकि जैसे आप लोग विज्ञान समझते हैं ना, जैसे कि विज्ञान होता है भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्या है उसमें शास्त्र है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी देखिए अर्थशास्त्र। शास्त्र से कहीं ना कहीं ये जो शब्द है ये रिलेट करता है आपको क्या चीज से, स्टडी से, अध्ययन से रिलेट करता है ना। और जब अध्ययन से रिलेट करता है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से अर्थशास्त्र में हम लोगों को भी क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करना होगा, है ना। तो अब आइए अर्थशास्त्र के इन सारे हिस्सों पे हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या है। देखिए अर्थशास्त्र क्या है, इंग्लिश लिखा गया है इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स और एक और भी टर्म होता है जिसको हम लोग समझते हैं इकोनॉमी। क्या समझते हैं, इकोनॉमी। ये इकोनॉमी है और ये इकोनॉमिक्स, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है थोड़ा इसको हम लोग समझेंगे, है ना। लेकिन हम लोग इकोनॉमी की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र को दो तरीकों से हम लोगों ने डिफाइन किया। पहला जो अर्थशास्त्र था उसको हम लोग जो कि कौटिल्य थे, कौटिल्य का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र की बुक लिखी थी, है ना। जो बुक लिखी थी कौटिल्य ने वो सिर्फ एक बुक थी, लेकिन अब हम लोग जो अर्थशास्त्र पढ़ेंगे ना ये एक सब्जेक्ट है। इन दोनों बातों पे ध्यान दीजिएगा। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह एकमात्र क्या है, बुक है, एक किताब है। लेकिन अर्थशास्त्र जो अलग जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे सिद्धांतों को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, है ना, वो क्या चीज पे आधारित था, राजनीति पे आधारित था। इस बात को तो कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट है जो अर्थशास्त्र का जो जनक माना जाता है, जनक का मतलब आप लोग समझते हैं ना, उसके पिता किसने सबसे ज्यादा और तार्किक पूर्ण रूप से सिद्धांत को दिया, और उनके सिद्धांत पे अभी सारी की सारी इकोनॉमी जो है ना उसी सिद्धांत पे चल रही है, सर्कुलेट हो रही है ना। तो उस वैसे उसको हम लोग जनक बोलते हैं। तो यहाँ अर्थशास्त्र का जनक कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था, वेल्थ ऑफ नेशन। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा जा सकता है कि एडम स्मिथ की कौन सी बुक लिखी गई थी, तो वेल्थ ऑफ नेशन। इस बात को याद रखोगे। और ये भी पूछा जा सकता है कि कब लिखी गई थी, तो आपका सन भी याद रखना होगा। देखिए एडम स्मिथ के बारे में हम लोग समझेंगे, उसके बाद मार्शल के बारे में समझेंगे और रॉबिन्स के बारे में समझेंगे। और ये क्या है, ये एडम स्मिथ, रॉबिन्स, मार्शल, ये तीन नाम है और ये तीन नाम अर्थशास्त्रियों का नाम है। अर्थशास्त्रियों का मतलब ना जिनको अर्थशास्त्र के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान है ना। और उन लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया था, अपना अपना विचार दिया था अर्थशास्त्र को लेकर, है ना। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र के बारे में कि धन का विज्ञान, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। ये बात एडम स्मिथ ने कहा था। और उन्होंने इस अर्थशास्त्र को, इस धन के विज्ञान को दो हिस्सों में बांटा था। उन्होंने सबसे पहले और ज्यादा प्राथमिकता जो है ना धन को दिया था और उसके बाद मानव को दिया था, ठीक है ना। ये सवाल पूछेगा कि एडम स्मिथ ने सबसे पहले किसकी प्राथमिकता दिया था, तो धन को, है ना, और दूसरा प्राथमिकता क्या था, मानव का। अब सवाल ये उठता है कि धन से क्या मतलब है ना। देखो अर्थशास्त्र में ना धन का मतलब
सिर्फ और सिर्फ जो है ना रुपए पैसों से नहीं होता। इस बात को आपको अभी क्लियर कर लेना होगा, है ना। अब जैसे देखो मेरे पास बाइक है, ठीक है। अब मेरे पास जो बाइक है वो भी हमारा क्या है, धन है। मेरे पास लैंड प्रॉपर्टी है वो भी क्या है, धन है ना। अभी देखो मेरे पास ये शॉर्ट है ना, ये भी मेरा धन है। मतलब कि धन का मतलब कहीं ना कहीं से किससे ये रिलेट हो रहा है, संसाधन से। किससे ये जुड़ रहा है, संसाधन से। और संसाधन क्या है, वैसी वस्तुएं जो हमारे उपयोग में आती हैं, है ना, वो संसाधन होती है। तो वैसी वस्तुएं जो हमारे उपयोग में है वो हमारे लिए क्या है, धन है। आप इस बात को समझ रहे हैं ना। तो अर्थशास्त्र में धन का कतई मतलब सिर्फ रुपया पैसा से नहीं होता है ना। सेतु को ये लगता होगा कि सर धन का मतलब ना सिर्फ रुपया होता है, बाबूजी 100 रुपया दे दे, 10 रुपया दे दे, 500 दे दे, बस वही धन है। नहीं, आपके पास जो संसाधन है ना सेतु, वो आपका क्या है, धन है। यस। अब हम लोग बात करेंगे मानव की। हम लोग नहीं, एडम स्मिथ ने बात किया था। और एडम स्मिथ ने कहा था कि ये जो मानव होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। कौन होते हैं, एक आर्थिक मानव होते हैं और एक गैर आर्थिक मानव होते हैं। इस बात को समझ गए ना। वहां भी हम लोग समझाएंगे आर्थिक मानव गैर आर्थिक मानव, क्योंकि यहाँ भी कुछ आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रियाएं है ना। नेक्स्ट है मार्शल के सिद्धांत को हम लोग देखते हैं। मार्शल ने एक बुक लिखा था 1890 में, है ना। उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जो होता है एक सामाजिक विज्ञान है। क्या है, सामाजिक विज्ञान है। और इस अर्थशास्त्र को मार्शल ने दो हिस्सों में बांटा था। इसमें इन्होंने मानव को प्राथमिकता दिया था और धन को बाद में प्राथमिकता दिया था। जब एडम स्मिथ का देखिए पहले धन का दिए थे, उसके बाद क्या दिए थे, मानव का। लेकिन अर्थशास्त्र में मार्शल ने सबसे पहले किसका प्राथमिकता दिया, मानव का, और उसके बाद धन का। अब ये जो मानव, मार्शल ने ये बताया कि जो ये मानव होते हैं ना, ये दो तरह की क्रियाएं करते हैं। एक आर्थिक क्रिया करते हैं और एक गैर आर्थिक क्रिया करते हैं। सीधे सीधे इसी से रिलेटेड कुछ यहाँ भी शब्द है, आर्थिक मानव और गैर आर्थिक मानव। अब इस संबंध को हम लोग समझेंगे, है ना, कि ये आर्थिक क्रियाएं क्या है, गैर आर्थिक क्रियाएं क्या है, आर्थिक मानव क्या होते हैं, गैर आर्थिक मानव क्या होते हैं। देखो इसमें गैर का मतलब होता है नहीं, है ना। एक बात बताओ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ओके। अब मैं मानव और मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इस पढ़ाने के क्रम में मुझे किसी भी प्रकार की कोई धन की प्राप्ति आपसे नहीं होती है, तो मेरा किया हुआ कार्य, क्रिया कर रहे हैं ना, एक तो काम किया ना, और इसके बदले मुझे धन की प्राप्ति नहीं हुई, तो मैंने कैसा काम कार्य किया, गैर आर्थिक क्रिया। यानी कि वैसा क्रिया वैसा काम, समझोगे आप, वैसा क्रिया या वैसा काम जिससे आर्थिक मतलब कि धन की प्राप्ति, गैर का मतलब नहीं, है ना, वैसा कार्य जिससे आपको धन की प्राप्ति नहीं होती है, क्या कहलाता है, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाता है। समझ गए होंगे। और अब यहाँ समझिए आर्थिक क्रिया क्या है। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कि वैसा कार्य जिसको करने के बाद आपको कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति हो। और धन का मतलब कहीं से सिर्फ रुपए पैसे नहीं, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग से वो धन की बात जो है ना रुपए पैसे की निकल जाए। जैसे मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, ओके, और कार्य करने के बाद मान लो कि मेरा 100 रुपया मतलब हुआ कि 100 रुपया वो मुझे देगा, लेकिन 100 रुपए के बदले में उसी के इक्विवेलेंट, उसी के समतुल्य, उसी के मतलब समान अगर 100 रुपए की कोई संसाधन मुझे दे देता है, तो वह मेरा क्या है, वह भी मेरा एक धन है। तो वैसी क्रिया है जिसको करने के बाद में धन की प्राप्ति होती है, वैसे क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि आर्थिक क्रिया क्या है, अनार्थिक क्रिया क्या है, या गैर आर्थिक क्रिया क्या है। तब समझ गए ना कि वैसी क्रिया जिसको कंप्लीट करने पर, जिसको पूरा करने पर हमें धन की प्राप्ति होती है तो आर्थिक, और धन की प्राप्ति नहीं होती है तो गैर आर्थिक या अनार्थिक। समझ गए होंगे। अब आइए तीसरा एक अर्थशास्त्री जो है रॉबिन्सन उसका नाम है, और उन्होंने 1932 में एक बुक लिखा था एन एसे ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। उन्होंने क्या बताया था, जैसे इन लोगों का तो अपना अपना अर्थशास्त्र का विचार रखे थे,
है ना। रॉबिन्स ने जो विचार रखे उसमें बहुत सारा चीज बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखा और इसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग समझ सकते हैं और मानते भी हैं। उन्होंने कहा था कि आवश्यकताएं हमारी अनंत है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास कोई कार नहीं है, ओके, आपके पास एक छोटी सी नॉर्मल कोई कार हो जाती है, प्रियांशु समझ रहा है ना, और उस कार के अब वो तब सोचते हैं ना, नहीं यार मेरे पास ना बेलेनो होना चाहिए, है ना। जब बेलेनो हो जाता है तो सोचते हैं कि अब इस मर्सिडीज होना चाहिए। इसका मतलब कि हमारी आवश्यकताएं हमारी इच्छाएं क्या है, अनंत है कि नहीं। होता है ना, आज मेरे पास साइकिल है तो हम सोचते हैं कि बाइक हो जाए, बाइक है तो सोचते हैं कार हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, अनंत है। लेकिन फिर भी आप लोग एक बात याद रखना कि हम लोग की जो जिंदगी है ना, इस पूरे जिंदगी को सीमित आवश्यकताओं में ही हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें जीना है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कौन से लोग जो है दुखी होते हैं पता है, जिनकी आवश्यकताएं अनंत होती है और वो सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते गए और किसी कारण बस उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, वहीं से उनका असंतुष्ट मतलब वो वहां से बैक होने लगते हैं और वही सबसे ज्यादा लोग क्या होते हैं, दुखी होते हैं। समझ गए ना। उसके बाद है संसाधन सीमित है। अब संसाधन सीमित है का मतलब क्या है कि जो भी रिसोर्सेस मैंने बताया था, है ना, जैसे कि जैसे भूमि हो गया, कोयला हो गया, है ना, जो भी प्रकार के जितने भी संसाधन है ना एक दिन इसको समाप्त होना है ना। और जब ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे तो कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो रिसाइकलिंग होते रहते हैं, है ना, तो वहां हम लोग पढ़ाएंगे। लेकिन अभी यहाँ समझेंगे संसाधन क्या है, सीमित है। नेक्स्ट है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। उन्होंने ये भी बताया था कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग का मतलब क्या, कि जैसे देखो आप कहीं गए, ठीक है, और आपके पास रुपए थोड़ा कम है ना, और मान लो कि यहाँ से हमको 50 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है, तो आप अगर कोई एयर कंडीशन की गाड़ी लेते हैं, एसी की गाड़ी लेते हैं, तो उसकी कीमत 200 रुपए है और वहां तक पहुंचने के लिए बिना एयर कंडीशन की गाड़ी से आप जाते हैं तो उसकी कीमत जो है ना 100 रुपया है और आपके पास 100 रुपया ही है ना, या 200 रुपए नहीं है, 200 रुपए से कम है, 150 रुपए है, तो आप एयर कंडीशन वाले गाड़ी से तो नहीं जा सकते। इसका मतलब कि वहां एक सिद्धांत आपका क्या आया, हैव टू सेलेक्ट का, क्या करने का, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग करना। ऑप्शन ढूंढे ना कि छोड़ो इसको नहीं, जिसको करते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट है चुनाव करना। ये चुनाव का मतलब क्या होता है, ये चुनाव का मतलब वो इलेक्शन और ये राजनीति वाला नहीं, चुनाव का मतलब होता है जैसे वही बात हुआ, ये दोनों लगभग सिमिलर है ना। हम मार्केट गए और मार्केट गए तो कोई चीज 20 रुपए की है और वही जो है ना 15 रुपए की है, तो हमें अर्थशास्त्र में ये कोशिश करना चाहिए कम से कम खर्च पे ध्यान दें और वहां हैव टू सेलेक्ट का एक ऑप्शन आता है चुनाव करने का, है ना। तो इस तरीके से ये आपका अर्थशास्त्र का बैकग्राउंड रहा है कि नहीं। अब देखिए, अब हम लोग अर्थशास्त्र के इस बैकग्राउंड को समझेंगे। अब हम लोग इकोनॉमी को समझते हैं, अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र अलग है और इकोनॉमी अलग है और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझना जरूरी है ना। अब देखो, ये जो इकोनॉमी है ना, अर्थव्यवस्था, ये आपको लगता नहीं है, व्यवस्था शब्द से लगता है ना, एक सिस्टम होना चाहिए और एक वैसा सिस्टम होना चाहिए, एक वैसी प्रणाली होनी चाहिए, एक वैसा पद्धति होना चाहिए जिससे हमें क्या मिले, धन मिले। बोलो क्या चीज की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो। और वैसे पूरी की पूरी जो सिस्टम है ना, उसी को आप क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे। जैसे सपोज दैट मान लो कि आपके पिताजी एक साथ कई कार्य करते हैं ना। जैसे मान लो कि 10 दुकान खोले और 10 दुकान में एक खुद चलाते हैं और बाकी के जो 9 दुकान है वो किसी किसी को दे दिए, है ना, कि तुम चलाओ, मैं हिसाब किताब अपना रखूंगा। अब एक ही साथ एक ही समय में समझ सकते हो कि एक से ज्यादा दुकानें चल रही हैं, तो उन्होंने क्या बिछाया, एक जाल बिछा दिया, एक नेटवर्क फैला दिया, एक सिस्टम डेवलप किया। क्या चीज के लिए, पैसे के लिए, है ना। और सभी जगह से उन्होंने सोर्स बना दिया, स्रोत बना दिया कि वहां से भी पैसा आएगा, वहां से भी आएगा, मैं खुद से पैसा कमा रहा हूं और वहां से भी आएगा। तो एक ही व्यक्ति समझ सकते हो कितने तरीके के सोर्स को उत्पन्न कर दिए। और जब सोर्स उत्पन्न करेंगे तो स्वाभाविक बात है, ये बिल्कुल उसके साथ सिमिलर है, पैरेलल चलता है
है ना, कि उनके साथ जो है ना बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, है ना। तो ये पूरी की पूरी क्या एक सिस्टम है, और इसी पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे। शाब्दिक शब्दों में हम समझें तो अर्थव्यवस्था एक वैसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का संपादन किया जाता है। याद रहेगा ना, अर्थव्यवस्था एक वैसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का संपादन किया जाता है। वैसे व्यवस्था को हम लोग अर्थव्यवस्था से समझते हैं। कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन अगर हो तो पूछ लो, है ना। तो इसको हम लोग अर्थव्यवस्था से समझते हैं। अब मैंने आपको बताया था ना कि क्रियाएं किस तरीके की होती है, दो, एक आर्थिक और एक गैर आर्थिक। एक बात बताओ प्रियांशु, एक बात बताओ, अगर तुम रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, और कोई बुढ़ा व्यक्ति साइकिल से गिर गया है, ओके, तो हम जाते हैं तो क्या कहते हैं कि चलो भाई मैं तुम्हें उठाऊंगा, लेकिन मैं इस उठाने के लिए ना पैसा लूंगा, मैं बिना पैसा के लिए ना कोई कार्य करता ही नहीं हूं। इसका मतलब कि आप आर्थिक मानव हैं। कौन से मानव है, आर्थिक मानव, आप पैसे के लिए ही कार्य करते हैं। और कोई बूढ़ा व्यक्ति, वही बूढ़ा व्यक्ति गिरा है, कोई दूसरा जाता है तो बोलता है कि देखते ही उसको दुख होता है, कहता है कि अरे उठिए उठिए, उठाता है, उसको सहयोग करता है और सहयोग करके फिर चला जाता है। उससे वह धन की लालच नहीं रखता है, उससे वह धन नहीं मांगता है। इसका मतलब तो मानव कैसा है, गैर आर्थिक मानव। तो अब आप समझ गए ना, यहाँ भी मेरा समझाने का मकसद था, अब इस टर्म से यहाँ आपको मैंने समझाया। तो कहीं ना कहीं से जो गैर आर्थिक मानव होते हैं ना, वह सबसे ज्यादा जो होते हैं वह आपको जन कल्याण के कार्य में सबसे ज्यादा लगे होते हैं। जैसे जैसे समझ सकते हो कि बहुत सारे लोग होते हैं जो गरीब जो होते हैं, वे जो भूखे लोग होते हैं, है ना, जो दिव्यांग लोग होते हैं, उन सभी की लोग बिना स्वार्थ का, बिना मतलब का लोग उनकी क्या करते हैं, मदद करते हैं, है ना, बिना उससे कुछ लिए मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं से वह पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वह गैर आर्थिक क्रिया या गैर आर्थिक मानव होते हैं। समझ गए होंगे। तो ये था आपका बैकग्राउंड। दूसरा बात आप अर्थशास्त्र में ये समझेंगे, है ना, कि देखिए अर्थशास्त्र में जो ना आपको एलोकेशन आना चाहिए। देखो एलोकेशन का मतलब होता है, इसको थोड़ा सा समझोगे ध्यान से। एलोकेशन का मतलब होता है बांटना। बांटने का सेंस बाबू ये है कि अर्थशास्त्र में अगर आपको बांटने की विधि, बांटने की अगर तरीका सबसे बेहतर तरीके से मालूम है ना, तो आपका समझो कि अर्थशास्त्र एकदम बिल्कुल ही प्योर है, शुद्ध नहीं विशुद्ध है। शुद्ध से भी शुद्ध हो उसको क्या बोलते हैं, विशुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध होता है ना सब, तो विशुद्ध है। अब ये एलोकेशन क्या होना चाहिए सर, इस एलोकेशन के बारे में समझ लो, है ना। जैसे मान लो कि मुझे एग्जाम देने जाना है, ठीक है, समझ रहे हो ना, बोलो ना, आपको एग्जाम देने जाना है, और जब एग्जाम देने जा रहे हो तो आपने पहले से एक मंथ पहले से ही आपने एक प्लानिंग किया है कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो मुझे 500 रुपये, मुझे 1000 रुपये चाहिए। आपने 1000 रुपये का क्या कर दिया, एक सीरीज बनाया कि मतलब आइटम्स बनाए, लिस्ट बनाए, करना क्या है। 1000 का आपको लगा कि 500 जो है किराया लग जाएगा, है ना, क्या लगेगा, किराया लगेगा। 200 रुपये कुछ खाने पीने में लग जाएगा, लंच वगैरह में, है ना। 200 रुपये की हम एक फिल्म देखेंगे, है ना जी। और 100 रुपये जो है ना हमें लग जाएगा, मतलब शहर से उस पूरे शहर में घूमने के लिए, एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए कितना किराया लग जाएगा, 100 रुपये लग जाएगा। तो ये 100 रुपये और भी किराया जोड़ लो, तो टोटल किराया 600 हुआ, 6 2 8 2 10, देखो तो 1000 रुपया हो गया ना। अब आपने तो ये प्लानिंग किया था कि हम 1000 रुपया लेकर के जाना है। सुबह उठे, एलोकेशन में समझा रहा हूँ, और इसी एलोकेशन को समझाने के लिए मैं एक कहानी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो आप सुबह जगे, रेडी हुए, माँ को बोले कि माँ 1000 रुपये, माँ बोले क्या एग्जाम देने जाना है, ठीक है मैं 1000 रुपये तुमको मांग करके देती हूँ। मांग करके मतलब क्या, हेडक्वार्टर से, है ना। वो गया, बोलती जी सुनते हो 1000 रुपये दो। 1000 रुपये क्या होगा, नहीं जा पता है, बाबू जो है परीक्षा देने जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है ना। तो उन्होंने कहा कि चलो 1000 रुपये उसको क्या होगा, चलो यहाँ से शहर जहाँ उसका एग्जाम सेंटर है आने जाने में मुश्किल से तो 400 से 500 रुपये लगेंगे, है ना।
उसके बाबूजी क्या किए कि 500 रुपए उसको दे करके और चले गए, है ना। लड़का 500 रुपया लेता है और रोने लगता है कि नहीं 500 में क्या होगा और कुछ चाहिए। उसकी मम्मी क्या करती है, 200-250 रुपये उसके पास भी रहता है वो उसको दे देती है। समझ गए ना, 5-7, अब उसके पास 700-750 रुपए हो गए। समझिएगा कहानी को। अब ये गुस्से में घर पे भी ब्रेकफास्ट नहीं करता है और निकल जाता है घर से बाहर। समझ गए। जब घर से बाहर जाता है तो पता चलता है कि इसने अपना पेन लेना भूल गया, है ना। ब्रेकफास्ट भी करके नहीं गया है। जैसे शहर पहुंचा इसको भूख लग जाती है। अब ये सोचेगा, आप लोग समझोगे एलोकेशन कैसे करते हैं, बंटवारा कैसे करते हैं। अर्थशास्त्र में बंटवारा करने को आप समझ गए ना तो आपका अर्थशास्त्र क्लियर हो गया, है ना। अब ये सोचता है प्रियांशु, अब ये समझता है कि अरे भाई मेरे पास तो जो था, अब मैंने तो गुस्से से घर से बाहर निकल गया था, अब भूख भी लगी है, परीक्षा भी देना है, पेन भी नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या चीज करेगा, हैव टू सेलेक्ट का ऑप्शन यहाँ था ना, चुनाव करना। ठीक वही सिद्धांत यहाँ भी आएगा एलोकेशन में। अब यहाँ क्या आएगा ना कि वो सबसे ज्यादा उन सारे चीजों पे फोकस करेगा जो सबसे ज्यादा उसको जरूरत है। तो खाने से भी क्या जरूरत है उसको, पेन खरीदना है, क्योंकि एग्जाम देने जाना है ना। तो वह क्या करेगा, पेन खरीदेगा। सबसे पहले क्या करेगा, पेन खरीदेगा। अब शहर जाने के लिए तो किराया देना ही पड़ेगा उसको, जाने का किराया दे दिया, पेन खरीद लिया। अब कुछ तो चाहिए ना, तो ब्रेकफास्ट कर लिया, है ना, ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है। एग्जाम देकर के बाहर जब निकलता है तो उसको पता चला कि मेरे पास तो 250 रुपए है। कितना है, 250। और 250 में 200 रुपए तो घर जाने के किराए लग जाएंगे, है ना, और 50 रुपीज उसके पास बच जाता है। तो जब इधर से ब्रेकफास्ट कर लेता है तो एग्जाम से ओवर होता है तो भी तो भूख लगती है तो कुछ और भी खाने को सोचता है, तो 50 रुपए में कुछ खा लेता है और 200 रुपए का उसका उधर से आने का किराया हो गया। तो अब कौन सा काम नहीं कर पाया, फिल्म नहीं देख पाया। इसका मतलब कि उस वक्त चाहता तो वह फिल्म भी देख सकता था, लेकिन फिल्म उसने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, क्योंकि अर्थशास्त्र कहता है कि जो चीज सबसे ज्यादा जरूरत है ना, आप सबसे पहले उसे पूरा करो, है ना, समझ रहे हो। और उसके बाद जो बहुत कम इंपॉर्टेंट है तो उस पर ध्यान दो, उससे कम इंपॉर्टेंट है तो सबसे बाद में ध्यान दो, सबसे कम इंपॉर्टेंट है तो नहीं ध्यान दो, है ना। इसी पूरी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोकेशन, बंटवारा, है ना। दैट्स ऑल। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में और इसको हम लोग आगे तक पढ़ाएंगे। ये आपका आज का बैकग्राउंड था अर्थशास्त्र।